नमस्कार, डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्निशा डाबले। हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य दिव्यांगजनों की समस्याओं को समझना और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मनोज भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज भारद्वाज जी पिछले कई वर्षों से दिव्यांगजनों के लिए, खासकर बधिर जनों के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मनोज जी से जानते हैं कि हम दिव्यांगता को कैसे समझ सकते हैं, दिव्यांगता क्या होता है, आम भाषा में इसे कैसे समझेंगे हम। देखिए, इसमें बड़ा किसी भी व्यक्ति के दैनिक रोज़मर्रा के कामों को करने में जब कोई तकलीफ आती है तो उसे विकलांगता के कुछ पैरामीटर्स में उसको वो फिक्स कर दिया गया है। बट बेंचमार्क डिसेबिलिटी में हम बात करें तो अगर कहीं कोई आपको विकलांगता के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट लेना है तो 40% प्लस का होना अनिवार्य है। तो वो 40% जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आ गया इसमें। जी, इसमें क्या क्या प्रकार होते हैं? क्या शारीरिक होते हैं या सिर्फ मानसिक होते हैं? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये हम जब शुरू से अगर देखते हैं तो इसके कई बार इसके अंदर संशोधन हुए हैं और अभी जो सेंट्रल पॉलिसीज़ आई हैं उसके अंदर भी कई सारे चेंजेस आए हैं। अभी 21 भागों में इसको बांटा गया है। तो ये कहें कि सीधा सीधा कि 21 प्रकार की अलग अलग विकलांगताएं हैं। तो जिसे हम आम तौर पे हम देखते हैं अपने आसपास में, उसमें कुछ भी पहले टाइम होता था 5 से 7% की डिसेबिलिटी हम लोग काउंट करते थे कि ये प्रकार हैं 5 से 7% के। बट अब वो बढ़ा के 21 कर दिया और अभी भी ये नहीं कि 21% ये 21 प्रकार ही रहेंगे। ये आगे जाके अगर आवश्यकता लगी तो जैसे अभी एसिड अटैक को शामिल कर लिया गया है, इस तरह से और कैटेगरीज को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जी, देखा गया है कि दिव्यांगजनों को रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी आम समस्याएं हैं जो दिव्यांगजन हर दिन उनको फेस करनी पड़ती हैं? इसके बारे में आप बताइए। देखिए, मैं वैसे तो हमारा काम काफ़ी वर्षों से हम काम कर रहे हैं डिसेबिलिटी के अंदर, बट मेरा जो अनुभव ज़्यादा रहा है वो डेफ कम्युनिटी के साथ में है। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अपने हाल बयान नहीं कर पा रहे हैं अपने परिवार के अंदर। जब वो डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है तब भी उससे उम्मीद होती है कि वो अपने परिवार के अहम मुद्दों के अंदर वो पार्टिसिपेट करें, अपनी बात कहें। तो कई बार जानकारी के अभाव में हम देखते हैं कई बार कि वो अपनी बात को सही से नहीं कह पाता और वहीं से चैलेंजेस शुरू होते हैं। तो ये परिवार से शुरू हो के स्कूल, कॉलेज और आगे आम जन तक पहुंचने तक की जो यात्रा है उसकी, उनमें आज ये तकलीफें आती हैं। तो समस्याएं कहें तो प्रकार बहुत सारे हैं और समस्याएं कहें तो लगातार इसके ऊपर काम होना बाकी है। बट हम जब अवेयरनेस की बात कर रहे हैं कि कितनी इन को हम मुख्य धारा से कैसे जोड़ें, तो वहाँ हमें लगता है कि हमें सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयर करें। तो जो चैलेंजेस की बात है हम एक बार परिवार से शुरू करें, फिर आगे हम कहीं पहुँचें। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपकी संस्था है वह आपने कैसे शुरुआत की उसकी, और वह बधिरता के ऊपर ही काम कर रही है विशेष रूप से, तो आपने कैसे ही आपके दिमाग में ये सोच आई कि आपको सिर्फ केवल बधिर व्यक्तियों के लिए ही काम करना है? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, जब हम काम कर रहे थे शुरू में तो हमें लगा था कि बहुत ही लिमिटेड लोग हैं हमारे आसपास में और कितनी ही संख्या होगी। बट जब हमें कुछ जगहों पे जाने का मौका मिला, हमारे साथी हुआ करते थे बहुत सारे, और छोटी छोटी गॉसिप से हमने शुरुआत की थी बातचीत करने में। और जब लगा कि ये बहुत बड़ा समुदाय है और अपनी बात सही से नहीं रख पाता और दिखने में सामान्य है बट उसके साथ चैलेंजेस बहुत सारे हैं, तब लगा कि अगर कभी इनके साथ कोई क्राइम हो जाता है या कभी इनको मेडिकल सर्विसेज लेनी है या गवर्नमेंट की किसी भी तरह की सुविधाओं का अगर बेनिफिट लेना है तो वो अपनी बात कैसे कहेगा। और ये तब इनके साथ जाने और पर्सनली अनुभव करने के बाद हमें देखा कि चैलेंजेस बहुत सारे हैं। और वहीं से फिर नुपुर, ये जो हमारी संस्था है, इसकी शुरुआत हमने की। और नुपुर को हम कई बार इंटरप्रेट करते हैं कि नुपुर हम नॉर्मली घुंघरू से इंटरप्रेट करते हैं कि घुंघरू है वो अगर रखा है तो वो बजेगा, अगर उसमें से दाना निकाल दिया जाए तो उसका उपयोग नहीं है। तो वहाँ हमें लगता है कि हमारी जो डेफ कम्युनिटी है वो दिखने में बिल्कुल उस बीट की तरह ही है, वो बिल्कुल घुंघरू की तरह ही है, लेकिन उसमें वॉइस एबिलिटी नहीं है और वो अपनी बात को अपनी म्यूज़िक से सबको, समुदाय को सरोबर करना चाह रहा है बट वो नहीं पहुंचा पा रहा वहाँ तक बात। तो हमने नुपुर का नाम रखा था इस तरह से और उसे ट्रांसलेट किया था कि चलो अब इसमें संवाद जो मिसिंग है, जो डायलॉग मिसिंग है, उसकी तक की यात्रा जो है वो हम पूरी करेंगे। तो नुपुर की शुरुआत ऐसे की हमने और लगातार हम उसके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं आज, जो डेफ कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। जी, बहुत ही सुंदर नाम आपने रखा है और उसका आपने महत्व भी बताया।
अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे दिव्यांगता के बारे में पता लगता है? क्या ये बर्थ से पहले ही पता लग जाता है? क्या माँ बाप को किस तरह से सचेत रहना चाहिए? क्या कुछ टेस्ट करवाने चाहिए? कैसे इसके बारे में पता लगता है? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि एक मूवी है डॉक्टर हॉलैंड उप्स के नाम से, यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगी। जितने भी अभिभावक हैं उनको वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज़ वो पूरा यात्रा है कि कैसे एक म्यूज़िकल फैमिली के अंदर एक डेफ की पैदाइश होती है और उनको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जहाँ तक आपने बात पूछी कि हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, उसके अड़े उसके बारे में हम उसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं। तो ये जितने भी ये हम कहते हैं चौथे महीने से हम उसको पता कर सकते हैं प्रेगनेंसी में कि विकलांगता में किस किस प्रकार के हैं। अब पहले कभी हुआ करता था कि बेरा टेस्ट और इस तरह की टेक्निक हमारे पास नहीं थी, बट आज हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास में हैं जो विदेशों में हम बहुत जल्दी पहचान कर लिया करते थे विकलांगता की, आज हम हिंदुस्तान में कर पा रहे हैं। बट दुर्भाग्य ये है कि हम उसके बारे में सही से अवेयर नहीं कर पाए सोसाइटी को। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये जन्म से पहले ही हम पता कर सकते हैं, उसके बाद क्या-क्या समस्याएं आती हैं जब अगर हम बात करें दिव्यांगजनों को अगर स्कूल में एडमिशन लेना होता है, बच्चों को बाहर शिक्षा प्रदान करनी होती है, तो उसमें उनको क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये बहुत बड़ा मंच है दूरदर्शन का। मुझे लगता है कि यहाँ तक जब हम बात करेंगे तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी कि जितने भी अभिभावक हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि जब उनके परिवार में एक दिव्यांग व्यक्ति उनके साथ जन्म लेता है उनके परिवार में, तो उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बजाय वो प्रशासन पे या टीचर्स पे या किसी पे ब्लेम करें, उससे अच्छा है कि उनको अपनी जिम्मेदारी समझें। और ये जब मैंने कहा कि आप जन्म के समय जब आपको मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति बच्चे में कुछ विकलांगता है, या जब भी आपको पता लगा, तो वहीं से आपको शुरुआत कर देनी चाहिए उसके मुख्य धारा में शामिल होने के लिए। आप ये मत सोचें कि मैं इसका मेडिकल सर्टिफिकेट बना लूँगा तो कुछ इसको रियायतें मिल जाएंगी या स्कूल के अंदर इसका दाखिला हो जाएगा, फिर स्कूल जाने और हम क्या ही कर सकते हैं। बट ये स्कूल एजुकेशन से लेके और इसके आगे तक की जो यात्रा है, ये कहते हैं ना कि शुरुआत आपको अगर मजबूती से कर दी है तो उसका भविष्य में कहीं दिक्कत नहीं है। बट हमारे यहाँ पे अभिभावकों को अभी तक अवेयर हम सही से नहीं कर पाए, और उसकी वजह से ये होता है कि बच्चे की ऐसी कंडीशन आ जाती है, एक लंबे समय के बाद में वो बच्चा त्रिशंकु बन के हमारे समाज में खड़ा हो जाता है। अब वो आम समाज के लायक भी नहीं रहता है और डेफ कम्युनिटी के अंदर भी पूरी तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और उसके कई कारण हैं। हम अगर एजुकेशन पे बात करेंगे तो उस पर ये सारी चर्चाएं हम दोबारा करते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि घर से ही शुरुआत होती है, कि घर में ही अभिभावकों को समझना चाहिए कि उसके कुछ खास ज़रूरतें हैं जो उन्हें पूरी करनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आगे जैसे ये तो घर की शुरुआत हुई, और घर में कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार आमजन उसे अभिशाप मानते हैं कि अगर कोई बच्चा किसी विषमता के साथ पैदा हो रहा है, तो इस कुरीति को, इस मानसिकता को किस तरह से बदला जाए? देखिए, हमारे टाइम में हमने देखा है कि बच्चों को जब शादी विवाह के जो फंक्शन होते हैं तो लोग अवॉइड करते हैं कि जैसे कि अरे यार, इसको लेके जाऊंगा तो मुझे इसको रोकना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बोल दिया जाता है कि तुम चलना वहाँ पे, अच्छे से कपड़े तैयार हो जाओ, पहन के चलो, और वहाँ जाने के बाद में ज़्यादा बात नहीं करना है। तो वो मना कर दिया करते थे। तो जिस कम्युनिकेशन की हम आज आवाज़ उठा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन के लिए पेरेंट्स को हम क्यों बोलते हैं बार बार कि उनको अवेयर होना चाहिए। वो हमें उनको बताना पड़ेगा कि वो बच्चा जिस मातृभाषा के साथ अपना बेटर कम्युनिकेशन कर सकता है, उसके साथ उसे आप अलाउ करें। लेकिन होता बिल्कुल विपरीत है। लोग ये चाहते हैं कि उनका बच्चा सोसाइटी में शामिल भी हो, और कई बार तो आपने देखा होगा कि बच्चा डेफ है, सुनने और बोलने में उसको तकलीफ़ है, लेकिन उसके साथ साथ में उसके पेरेंट्स का ये कहना होता है कि हमारा बच्चा तो बोलता है, देखो बेटा पापा को बोल के बताओ, मम्मा बोल के बताओ। ये बड़ी तकलीफ़ है कि वो एक लिमिटेड समाज तक उसको सीमित रखने के लिए ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस के अंदर शामिल हैं। जबकि मुझे लगता है कि शायद हमें उसका ओवरऑल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें परिवार को थोड़ा अवेयर करना चाहिए। जी, मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि एक लंबा सफ़र रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का ये आह्वान था कि विकलांगता शब्द को दिव्यांगता से बदला जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसी एक मानसिकता यात्रा बदली है इस शब्द के बदलने से? किस तरह से खुद दिव्यांगजन के लिए भी और आम जन में भी किस तरह से बदलाव देखने को मिला है? देखिए, वो कहते हैं कि नज़रिया चेंज होना बहुत ज़रूरी है, और किसी को ये बताना है कि सबसे पहले कि हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले दिव्यांग व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए कि आप उसके लिए एक रेस्पेक्टिव शब्द जो है गवर्नमेंट ने फोर्सफुली ये बोली है कि पर्सनल रिक्वेस्ट पे मोदी जी ने अपील की और इस नाम को दिया। बड़ी नाम ये एक सोच है पूरी तरह से कि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे
उस नाम के साथ गौरवान्वित होते हुए समाज में जो हम इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, वो नाम की वजह से थोड़ा सा उसे पॉजिटिव महसूस होता है कि चलो अब मुझे विकलांग, एक जो तिरस्कार की दृष्टि से जैसे आपने कहा कि समाज में इनको पीछे रख दिया जाता था, अब उसे लगता है कि मैं एक स्पेशल हूँ और मुझे दिव्यांग शब्द मिला है और अब मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाने में अब मुझे शब्द के साथ साथ में कुछ अधिकार भी मिलेंगे। तो ये चैरिटी से लेके और अधिकारों तक की जो यात्रा है, इसमें ये इस तरह के शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और नो डाउट समाज में भी जब आम लोगों तक पहुंचाते हैं कि नहीं नहीं, आप इसे इन शब्दों से उच्चारण नहीं करेंगे और अब आप इनको ये कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि डेफ व्यक्ति को हम गूंगा, बहरा, काला कुछ भी कह देते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे समय मुझे लगता है कि लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। और भले वो व्यक्ति सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप उसके प्रति सम्मान रखेंगे तो वो ये शब्द देने की कोशिश वही थी। जी बिल्कुल, सम्मानजनक जीवन तो उनका मूल अधिकार है। मैं आपसे और उनके अधिकारों के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या कुछ उनके अधिकार हैं, उनके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, ये 1995 में जब हमने बात की, मैं काम करता हूँ स्पेशली लॉ में, और आपका जो ये पुलिसिंग के अंदर जब आपको क्राइम कंट्रोल की बात आती है तब की बात होती है। तो डेफ कम्युनिटी के साथ जब जब भी अत्याचारों का होता है तो हमें लगता है कि हमें उनके लिए विशेष काम से करना होगा। अब ये बात आपने कही कि किस किस तरह से हम उनके ऊपर काम कर सकते हैं, तो लॉ में आप जब देखेंगे तो कभी भी RPWD एक्ट से पहले 1995 का एक अधिनियम बना हुआ है। अब इस अधिनियम के अंदर सारी बातें कही गई थी, जैसे मैंने अभी इसका जिक्र किया। तो हम जब पुलिसिंग में काम करते हैं तो वहाँ एक एविडेंस एक्ट बना हुआ है। अब 1872 के अंदर वो अधिनियम बना है, मूक बधिर व्यक्ति भी अपने बयान या हाल बयां कर सकता है। उसके लिए पूरी प्रोसेस है। ये बना कब? 1872 में। और आज हम 1995 में जाके उसको अपडेट कर रहे हैं, उसको बोलने का हक दे रहे हैं। 2016 में दे दिया, 17 में फिर इम्प्लीमेंट कर दिया। लगातार ये सारी चीज़ें हम एक्ट के माध्यम से दे रहे हैं। 102 धाराएं हैं उसके अंदर, 102 धाराएं, 17 पन्ने, मतलब 17 चैप्टर हैं उसके अंदर। अब इतना मजबूत आपको जब हमारा ये अधिनियम मिल गया है तो आप अपनी बात को पुरजोर तरीके से कह सकते हैं। बट मुश्किल ये है कि हिंदुस्तान में हम उन अधिनियमों की जानकारी, उन RPWD एक्ट की जानकारी हम उन तक अभी पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं सरल तरीके से जी। क्योंकि वो इतनी सारी उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको अगर हम उनको बताएं, तो अभी हाल ही में हमने कोशिश की है कि हम उन सारे RPWD एक्ट के अंदर से वो बातें निकालें जो पर्टिकुलर समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। जी जी, और मैं पूछना चाहूँगी कि तकनीक के इस्तेमाल से किस तरह से दिव्यांगजनों के लिए आम जीवन आसान हो रहा है, उसके लिए क्या आपने भी कुछ कदम उठाए हैं, उसके बारे में भी आप बताएंगे? देखिए, इसमें RPWD का ही वापस एग्जांपल ले लेते हैं हम। RPWD के अंदर धारा 44 और 45 में ये बड़ा क्लियर सा बिल्कुल कहा गया है कि आपको उन भवनों को या उन परिसरों को बाधा मुक्त बनाना है दिव्यांगजनों के लिए। तो जब ये तकनीक की बात आती है तो तकनीक में भी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट में भी कई तरह की गाइडलाइंस हैं सभी तरह के लिए। अब जब बात आती है कि संवाद कायम करने की, तो संवाद कायम करने के अंदर हमारे साथ दिक्कत ये आती थी कि मुझे आपकी बात को किसी को कहना है, तो मुझे आपकी बात को कहने के समय मुझे एक इंटरप्रेटर की आवश्यकता है। वो आएगा, मैं उससे बताऊंगा संकेतों में, और वो मेरी बात को समझ के फिर आपको बताएगा। तो ये जो 3 वे कम्युनिकेशन था, इसको थोड़ा सा हमने और सुलभ बनाने की कोशिश की तकनीक के माध्यम से। और उसमें अभी हमने हाल ही में, आपने सुना तो आपके टीवी ने तो बड़ा इसे प्रमोट किया है, हम बहुत ज़्यादा उसके लिए आभारी हैं आपके। और उसका कारण क्या है कि संवाद कनेक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि नूपुर में जो दाना मिसिंग था, जो डायलॉग मिसिंग था, उसको हमने पूरा करते हुए नाम दिया है संवाद कनेक्ट। और संवाद कनेक्ट एक सिंपली QR कोड है। अब तकनीक का उपयोग करते हुए हम क्या कर रहे हैं कि उस QR कोड को हमने सिंपली गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, अगर मैं राजस्थान की बात करें तकरीबन 200+ डिपार्टमेंट के अंदर हमने दिया है। अभी रेलवे स्टेशन आपका एक्सेसिबल होने वाला है, एयरपोर्ट होने वाला है, तो ये सारी जगहों पे अभी यूनिवर्सिटी के अंदर UGC गाइडलाइंस आ गई हैं। तो इन सारी जगहों पे उस तकनीक का यूज़ करते हुए, उस एक्ट का ध्यान रखते हुए हमने एक सिंपली QR कोड दिया है। अब डेफ व्यक्ति जब भी किसी को उसको अपनी बात कहनी चाहिए होती है, वो किसी फ्रंट ऑफिस पे चला गया, वहाँ जाके फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति जब हमारा होता है, वो जाके अपनी व्हीलचेयर की डिमांड कर लेता है कि मुझे व्हीलचेयर चाहिए। अब डेफ व्यक्ति जो है उससे मान लो आपको कलेक्टर साहब से मिलना है, आपके SP साहब से मिलना है, संबंधित थाना इंचार्ज को बोलना है कि मेरे साथ ये बात हो गई है, तो उस बात को समझाने के लिए उसे दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपली QR कोड स्कैन करें
और स्कैन करने के बाद में अपनी बात को संकेतों में ऑपरेटर को बताएं। हमारे ऑपरेटर जो हैं वो आरसीए ट्रेंड हैं सारे, और आरसीए ट्रेंड ऑपरेटर्स को जब वो बताता है सारी बात, तो उसकी बात को बहुत सही से सुना जाता है, समझा जाता है, और उसके बाद वो सारी कॉल रिकॉर्ड होती है, ताकि हम लीगल अगर हम उसकी बात करें तो वो कभी भी जाके उसको हम डिजिटल एविडेंस के अंदर भी उसको उपयोग कर सकें। तो वो सारी बात आसानी से कह सकता है, वो चाहे क्राइम की बात हो या आम सुविधाओं की बात हो। तो अब जो मुश्किल थी कि किसी व्यक्ति को बुलाना, उसको फीस पे करना, और पहली बात तो खोजना। हिंदुस्तान में अब साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स को खोजना और गवर्नमेंट की प्रोसेस में उसको इन्वॉल्व करना कई बार लोग अवॉइड कर देते हैं। लोग कहते हैं अरे सर मैं नहीं आ पाऊँगा। तो इंटरप्रेटर्स को भी हम एजुकेट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग डरे ना, और गवर्नमेंट ने अभी कई तरह के आपके लिए वो सम्मानजनक ऐसे मंच बना दिए हैं कि आप विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जा सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसकी तरफ से जा सकते हैं, और आपको कहीं भी हरेसमेंट का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं उनको भी हम एजुकेट कर रहे हैं। और साथ में मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि जो हमारी डेफ कम्युनिटी के जो साथी हैं उनके परिवार में कोड़ा और सोडा 2 कैटेगरीज और होती हैं। तो कोड़ा और सोडा कैटेगरी के अंदर जो है वो ये जो लोग हैं, ये एक हो गया है सिबलिंग्स ऑफ डेफ एडल्ट, मतलब जिनके भाई बहन में से कोई एक डेफ है, और एक हो गया चिल्ड्रंस ऑफ डेफ एडल्ट, मतलब अभिभावक डेफ हैं और उनका बच्चा सुनने वाला है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशली उनको ट्रीटमेंट दिया गया है कि वो जाके किसी का हाल बयां करने के लिए वो मददगार साबित हो सकते हैं। तो इंटरप्रेटर्स की कैटेगरीज बना दी गई हैं, और ये बहुत ज़्यादा अब उपयोगी हो गया है। बट हम कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की पालना हो और लोगों तक ये बात पहुँचे। जी, ये तो बहुत ही सराहनीय पहल है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के कि जो सिबलिंग्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी एक बच्चे के साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ सीख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये ट्रेनिंग में कितना टाइम लगता है? एक आम आदमी अगर ये ट्रेनिंग कोई करना चाहे तो किस तरीके से, क्या इसके कोई चरण है और कितने टाइम की ये ट्रेनिंग होती है? देखिए, भारतीय सांकेतिक भाषा को हमारे जितने भी दर्शक हैं अगर वो देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि महिलाओं को, स्पेशली जो गर्ल्स अगर वो सीखना चाहती हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने ऐसे विकल्प दे दिए हैं कि आप ट्रेनिंग भी करो और आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। 2 साल का डिग्री है, आपका डिप्लोमा है, वो डिप्लोमा करने के बाद आप किसी की मदद के लिए योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। और ये आज हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे, मतलब जयपुर की बात करें तो यहाँ जामडोली में सेंटर्स हैं और कई सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहाँ जाके आप सीख सकते हैं। तो 2 साल का तो एक स्टैंडर्ड डिप्लोमा है। बट वैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब लोगों को कम्युनिकेट करना होता है तो उनका एसटीसी होता है, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर जो है, उसमें हम लगातार जाते हैं। अभी आपने देखा वो होमगार्ड के अंदर 40 दिन की ट्रेनिंग के अंदर कंपलसरी कर दिया गया है, बैंकिंग में कंपलसरी कर दिया गया है, आपका पुलिस की ट्रेनिंग में इसे कंपलसरी कर दिया गया है। और डे बाय डे इस तरह से करके हमारे पास जब रिक्वेस्ट आती है, अभी हमारे पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी कहा हुआ है, क्योंकि बहुत आपातकालीन स्थिति में आपको आवश्यकता पड़ती है कई बार, तो वहाँ जब ट्रेनिंग की बात आती है तो हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना शब्दकोश हमें दे दें, कि जब व्यक्ति से आपकी पहली बार जब बात होती है, हम कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली बात, तो जब व्यक्ति से आपकी पहली बार संवाद हो रहा है तो आपको किन किन तरह की बातों के साथ आपको कम्युनिकेट करना होता है। तो जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो हमें पूरी सूची जारी कर देते हैं, और सूची के अंदर जो है वो क्लियर हो जाता है कि आपको नाम पूछना है, ये बताना है कि आप धैर्य रखें, आपकी मदद के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, आप उसे कह सकते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको कहीं मेडिकल में है, पेन हो रहा है कहीं पे। अगर हम बेसिक कम्युनिकेशन की बात करें तो जब भी कभी आपको कभी कोई डेफ व्यक्ति मिले और उसकी कोई बात आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसको ऐसे करके आप अप्रिशिएट करें। ये हम ताली, जो हम सुनने वाले ताली ऐसे यूज़ करते हैं, और हम डेफ कम्युनिटी में सराहना करने के लिए ये यूज़ करते हैं। अगर आपको आभार जताना है तो आप आभार जता सकते हैं, धन्यवाद। अगर आपको नाम पूछना है तो नाम, अगर ग्रामीण परिवेश का बच्चा कोई है तो आप उसे देखते हैं लोग नाम गुदवा देते हैं जी। तो अगर आप गुदवाने वाला साइन करेंगे तो वो समझ जाएगा। नाम पूछने का दूसरा तरीका ये है कि नेम प्लेट लगी होती है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। कुछ जो पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे हैं उनको हम ऐसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो नाम पूछने के तरीके हो गए। उसके बाद धन्यवाद जारी कर दिया आपने, उसको अप्रिशिएट कर दिया आपने। और अगर लगता है कि कोई समस्या की बात है तो ये इंटरप्रेटर की बात, क्योंकि आप उसे टोटल कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, तो आप कह दें कि इंटरप्रेटर को हम बुला रहे हैं, या फिर धैर्य रखें, हम इंटरप्रेटर को बुला रहे हैं। तो ऐसी बातें हम कर सकते हैं जी। हर साल 3 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, इसकी कोई एक पर्टिकुलर थीम होती है। तो इस वर्ष की थीम जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित की गई है वो है कि दिव्यांगजन के नेतृत्व को बढ़ावा देना ताकि एक समावेश और सतत भविष्य का निर्माण हो सके।
तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ऐसे क्या कोई दिव्यांगजन से आप प्रतिदिन मिलते रहते हैं, तो कोई ऐसी कोई कहानी आपको याद हो जो हमारे दिव्यांगजन अगर दर्शक देख रहे हों जिससे उन्हें प्रेरणा मिल सके? मेरे मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, राजेंद्र सिंह। मैं उनका नाम ज़रूर कोट करूँगा बिकॉज़ उनकी वजह से ही मेरा भी इस क्षेत्र में आने का हुआ था। राजेंद्र सिंह ये बधिर नेता थे और अभी वो शांत हो चुके हैं, हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो बेस्ट क्वालिटीज़ थी कि जब भी कहीं वो देखते थे कि रेलवे में आपने देखा हो दिव्यांगों का एक कोच बना होता है, तो दिव्यांगों के कोच के अंदर अगर आम व्यक्ति बैठे हुए हैं और दिव्यांग को मौका नहीं मिल रहा है, तो वो चाहे वो डेफ हो या अन्य दिव्यांग हो, उनको प्राथमिकता देने का उनका बड़ा रहता था। उसके बाद ये जो 95 जो एक्ट हमारा था, उसके तहत हम कितनी सारी काम कर सकते हैं गवर्नमेंट में। इवन जो हमारा जो राजस्थान का पहला पुलिस स्टेशन, जो पुलिस सहायता केंद्र जो इस्टेब्लिश हुआ, ये हम लोगों ने साथ मिलकर शुरू किया था उसमें। और आप देखें तो ये प्रयास उन्हीं के हैं कि उनकी प्रेरणा से या उनके, वो कहते हैं ना कि एक सराहनीय विचार, मैंने भी कहा सराहनीय विचार, कुछ सार्थक प्रयास मुखरित हुआ मौन। तो अब जो सराहनीय विचार जो थे वो ऐसे ही डेफ लीडर्स की तरफ से निकल के आते हैं, क्योंकि ये जब आपको बताते हैं कि हम जब पॉलिसी मेकर्स की बात करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि बजट पे चर्चाएं हो रही हैं या किसी और पे चर्चाएं हो रही हैं या उनके बारे में एक्ट की बनाने की बात हो रही है, तो उनसे राय ली नहीं जाती है। और हमारे जो साथी हैं वो कई बार, हमारे जैसे राजेंद्र, हमारे तरुण और ऐसे बहुत सारे साथी हैं, वो लगातार इस बात को बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमसे तो पूछें कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। और जब ये बात की जाती है तो मैं मानता हूँ कि इसमें हमारे नेताओं का, जो बधिर नेता हैं, उनका आना बहुत ज़रूरी है। उनका लोगों के सामने उनको रूबरू होना सरकार से बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बात कहें और अपनी जो मुख्य आवश्यकताएं हैं, जहां अभी तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके बारे में सरकार को अवगत कराएं। जी जी, और मैं आपसे एक और जानना चाहूँगी कि अगर जो दिव्यांगजन होते हैं, वो तो मान लीजिए कुछ तो जन्मजात दिव्यांग जन्म की कोई समस्या आ जाती हैं, कुछ कुछ दुर्घटना के कारण उनको इन विषमताओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि खुद दिव्यांगजन को ये मानना, ये उनके लिए मतलब बहुत एक मानसिक क्षति के तरीके से देखा जाता है। वो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं जब उनको पता लगता है कि उनमें किस तरह की विषमताएं हैं। तो उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास बहुत सारी बातें नहीं होती बिकॉज हमारे पास केसेस बहुत सारे होते हैं। लगभग 2-2.5 लाख से ज़्यादा हमने केसेस पे काम किया आज तक। और हमें लगता है कि उन केसेस में से कोई एग्जांपल अगर मैं निकालूं तो आपके लिए, तो दिव्यांग व्यक्ति के साथ जो चैलेंज आता है, जो मैंने कहा, एक शब्द यूज़ किया था त्रिशंकु, कि परिवार का गलत इंटरप्रिटेशन जो है कि मेरा बच्चा डेफ होने के बावजूद ये तो बोल सकता है, ये तो सुन सकता है, ये तो अपने सारे काम कर लेता है। देखिए, मैं फिर से कहूँगा, हम बार बार लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं बोलने वाला हूँ और ये डेफ है, या कई बार हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि मैं तो नॉर्मल हूँ और ये डेफ है। नॉर्मल तो हम दोनों ही हैं, लेकिन हम उसके अंदर ये उसमें असर छोड़ देते हैं कि वो किसी तरह से पीछे है समाज में। तो ये जब बात इस तरह की बात आती है तो मुझे लगता है कि यहाँ हमें लगता है कि लोगों को बताना ज़रूरी है कि आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा फोकस करें। और ये जो त्रिशंकुपना जो आपने बच्चों को दे दिया है कि ना तो आपने कम्युनिटी विशेष के लिए छोड़ा है और ना ही आप सामान्य लोगों तक से छोड़ा है। और ये चैलेंजेस इतने बढ़ जाते हैं आगे जाके कि जब तक अभिभावक जीवित हैं तब तक वो किसी न किसी तरीके से उसकी जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत, वो पूरी करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स शांत हो जाते हैं या वो नहीं होते उनके साथ में, या उनकी शादी के बाद उनको अपना जीवन शुरू करना होता है, तो कम शिक्षा और कम जीके जानकारी के अभाव में वो अपनी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। जी, आखिर में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अगर कोई आमजन के लिए कोई अपील करना चाहें कि वह कैसे, किस तरीके से दिव्यांगजनों के लिए बेहतर समाज तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं रिक्वेस्ट सभी से बार बार ये करता हूँ कि बच्चों को आजकल सांकेतिक भाषा का एक छोटा सा कोर्स दे दिया गया है कि सांकेतिक भाषा के बारे में अवेयर हो जाएं। आप अवेयर हो जाएं और अवेयर के साथ में कोशिश कीजिए कि जितना हो सके हमारी जो डेफ कम्युनिटी है, इसको आप ये ना सोचें कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ये तो डेफ नहीं है, मंदबुद्धि है। आप यकीन मानिए कि वो सब कुछ कर सकता है अगर आप उसे सही से सुनने और समझाने का प्रयास करें। तो लोगों को सुनने का ही मौका नहीं मिल रहा, लोगों को बताने का मौका नहीं मिल रहा है, और वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि परिवार की जो डाइनिंग टेबल है, अगर वहीं से उसे समान अधिकार मिलना शुरू हो जाए तो समाज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो समाज
से रिक्वेस्ट यही है कि वो जितना हो सके डेफ लोगों को समावेशी एटमॉस्फेयर तैयार करने में मदद करें, और जब भी वो कुछ कहना चाहें तो थोड़ा पेशेंसली उनको सुनने की कोशिश करें, ताकि वो अपनी बात को पूरा नहीं तो थोड़ा बता सकें। जी बिल्कुल। संयुक्त प्रयास से ही सम्मानजनक सबके संयुक्त प्रयास से ही दिव्यांगजनों के लिए एक सम्मानजनक माहौल तैयार किया जा सकता है। आप सब देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।